BPCG 171 चैप्टर नंबर 3 रहेगा, इसका यूनिट नंबर क्या है आपका 3 है। BPCG 171 सामान्य मनोविज्ञान, इंग्लिश में आपकी इसके बुक का जो टाइटल होगा जर्नल साइकोलॉजी लिखा होगा, ठीक है। इसका चैप्टर नंबर 3 क्या है, ज्ञानात्मक प्रतिक्रियाएं यानी अवधान, प्रत्यक्षण, अधिगम, स्मृति और चिंतन। यानी इसमें 3-4 पॉइंट है जिनको हमें देखना है, क्योंकि एक चीज मैं बता दूं, इस एग्जाम में ना इसमें से एक ना एक तो जरूर आएगा, ठीक है। जैसे इसमें अवधान है, भैया अवधान क्या होता है, फिर प्रत्यक्षण है, इसको देख रहे हैं 1.1 1.2। उसके बाद हम देखेंगे इसमें जो रहेगा हमारा अधिगम 3.4, भैया अधिगम क्या है या अधिगम के सिद्धांत क्या है उसको देखेंगे, ठीक है। उसके बाद 3.5 जो हमारा रहेगा स्मृति, भाई स्मृति क्या होती है 3.5। उसके बाद रहेगा 3.6 और 7 साथ में ही देखेंगे, उसको रहेगा वो क्या है चिंतन। इन सभी पॉइंटों को देखेंगे क्योंकि ये सभी पॉइंट एग्जाम में आ सकते हैं और एग्जाम में इसमें पूछा भी जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए जिसमें जितने इंपॉर्टेंट सेक्शन इंपॉर्टेंट पार्ट है सारे को देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे अवधान। जब आप इस पंक्ति को पढ़ते हैं तब आप अवधान की प्रक्रिया का प्रयोग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कह रहा है कि जब आप इस पंक्ति को पढ़ रहे हैं या हम इस लाइन को अगर पढ़ रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, अवधान की प्रक्रिया को क्या कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। अक्सर ज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिक द्वारा अध्ययन किए जाने वाला अवधान मानव व्यवहार के हर पहलुओं की महत्वपूर्ण है। कह रहे हैं कि ज्ञानात्मक जो मनोविज्ञान होता है, ठीक है, उसमें अगर हम देखें तो अवधान है वो मानव व्यवहार की जो भूमिका होती है उसको निभाता है। किसी वस्तु या विचार को स्पष्ट रूप में मन के सामने, यानी मान लो कोई वस्तु है, ठीक है, ध्यान सुना, कोई वस्तु है या कोई विचार है, उसको मन के सामने लाने की प्रक्रिया के रूप में हम अवधान को कह सकते हैं। जबकि विलियम जोन्स के अनुसार अवधान किसी विशेष वस्तु पर चेतना को केंद्रित, यानी जो विलियम जोन्स कह रहे हैं क्या कहते हैं भैया, जो अवधान है वह किसी विशेष वस्तु को क्या करता है, हमारे सामने केंद्रित करना है। इसका तात्पर्य है कि दूसरों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए क्या करें, इसका मतलब यह है या तात्पर्य है कि दूसरे व्यक्तियों से अगर हमें प्रभावी ढंग से निपटना है तो कुछ चीजों से निकासी होगी। इसमें स्पष्ट और विस्पाद रूप में मन के द्वारा एक कई वस्तुओं या विचारों की श्रृंखला में से एक पर कब्जा करना। अवधान के 4 रूप हैं, यानी जो अवधान अगर हम देखें तो उसके 4 रूप हैं। क्या, चयनात्मक अवधान, विभक्त अवधान, संगृहीत अध्ययन और कर्मचारी अवधान। यानी जो अवधान है उसके 4 रूप हैं, या कह सकते हो भाई 4 प्रकार है। चयनात्मक अवधान क्या है, देखो, जब ध्यानाकर्षित करने वाला विभिन्न पर्यावरण, यानी कह रहे हैं जब विभिन्न जो पर्यावरण ऐसी चीजें जो ध्यान आकर्षित करने वाला है या उद्दीपक एक साथ सामने आते हैं तो हमारा मस्तिष्क चुनिंदा रूपों से उसमें उद्दीपित पर कह रहे कि जब हमारे सामने कई सारी चीजें आ जाती हैं तो उसमें कुछ ऐसी कोई ऐसी चीज होती है जो हमारे सामने ज्यादा आती है या हम किसी खास चीज पर ध्यान केंद्रित ज्यादा करते हैं। मान लो हमारे सामने कई सारी चीजें आ गई तो हम कभी कभी क्या होता है, हम किसी खास चीज पर ही ध्यान केंद्रित करते हैं जो हम जानबूझ करके उसे रोक देते हैं। इस प्रकार के अवधान में चयनात्मक अवधारणा, यानी जब हमारे सामने कोई चीज आती है तो हम उसमें क्या करते हैं, किसी न किसी चीज का हम क्या करते हैं भाई, सिलेक्शन करते हैं, हमने उसको क्या करते हैं भाई, चुन लेते हैं, ठीक है। अगला है विभक्त अवधान। यह एक के साथ 2 अधिक कार्यों पर ध्यान रखने की क्षमता है। कहें यह क्या है, एक के साथ 2 अधिक जो कार्य हैं पर ध्यान बनाए रखने की क्षमता को संदर्भित करता है। एग्जाम्पल अगर हम देखें, उदाहरण के लिए किसी से बात करते हुए संदेश भेजना, जैसे हम किसी से बात करते रहते हैं और किसी को संदेश भी देते रहते हैं, ठीक है। कुछ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार कई कार्यों को एक साथ करने, यानी विभक्त अवधान का मतलब होता है जब हम कई साथ एक कार्य, जैसे मान लो कि मैं रास्ते में किसी से खड़े होकर बात कर रहा हूं, साथ साथ किसी को बता रहा हूं भैया उसको भेज देना, ऐसे कर देना, वैसे नहीं, जब हम एक साथ कई सारे काम करते हैं इसको हम क्या बोलेंगे, विभक्त अवधान बोला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कार्यकारी अवधान। देखो, यह अवधारणा हमें पर्यावरण के महत्वहीन विशेषताओं को अवरोध करने में मदद करती है। यानी यह जो अवधारणा है या जो विचार है जो पर्यावरण का महत्व है, भाई कार्यकारी अवधान क्या है, जो पर्यावरण या जो इन्वायरमेंट का महत्व है उसकी विशेषताओं को अवरोध करने में मदद करता है। हमें केवल उन्हीं विशेषताओं में भाग लेने के प्रेरित करता है जो हमारे लिए उद्देश्य के लिए पूर्ति करें। कि अगर जैसे पर्यावरण है तो भाई पर्यावरण को हमें बचाना है, लेकिन पर्यावरण में हमें किस चीज को बताना है, वो कार्यकारी अवधान बताएगा कि जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, जो जरूरी है। भाई अगर हमें काम करना है कि जैसे बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हमें किस में काम करना चाहिए, किस में काम नहीं करना
करना चाहिए तो हमें कौन बताएगा, यह कार्यकारी अवधान बताएगा कि भैया हमें कौन सी चीज करनी चाहिए और उसका उद्देश्य पूर्ति हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। या व्यक्ति जो है सिर्फ उन्हीं चीजों को करता है जो उसको लाभ देती हैं, फायदा देती हैं, उन्हीं काम को करता है। तो जो लाभकारी जो वस्तु हैं उसी काम को क्यों करना है, ये हमको कौन बताता है, कार्यकारी अवधान बताएगा कि अगर इन्वायरमेंट है, पर्यावरण है, तो पर्यावरण में हमें उन चीजों की रक्षा करनी है जो इंसान से जुड़ी हुई हैं, जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, या जिन उद्देश्यों की पूर्ति करना क्या है, मनुष्य के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला हम अवधान की अगर बात करेंगे थे संधारित अवधान। अवधान का यह रूप हमें लंबे समय तक कार्य करने पर, यानी संधारित अवधान क्या है, यह अवधान हमें क्या करता है, लंबे समय तक काम करने या काम करने पर हमारा ध्यान यानी एकाग्रता को बनाए रखता है। यानी संधारित अवधान क्या करता है, जैसे मान लो तुम कोई काम करो तो लंबे समय तक कोई काम कर सकते हो, एक प्रकार की एकाग्रता। मान लो अगर कोई व्यक्ति काम कर रहा है, जैसे योग कर रहा, खाना कुछ भी काम कर रहा, अगर मान लीजिए यानी कोई भी काम कर रहा, तो एक ही काम में अगर उसकी एकाग्रता है, जैसे मान लो कोई लिख रहा तो लगातार लिख ही रहा है, एकाग्र, ये इधर उधर नहीं देख रहा है, नहीं 5 मिनट लिखा 2 मिनट इधर उधर नजर घुमा, एकाग्रता। यानी जब हम किसी चीज पर पूरा ध्यान केंद्रित करके, कह रहा हूं जब हम किसी चीज पर पूरा ध्यान केंद्रित करके अपना काम करते हैं, उसको क्या बोला जाता है भाई, क्या बोला जाए, एकाग्रता बनाए रखते हैं, तो उसको क्या बोला जाएगा, एकाग्रता रहे, उसको संधारित अवधान बोला जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे प्रत्यक्षण क्या होता है। क्या है प्रत्यक्षण, देखो प्रशिक्षण प्रक्रिया एक समूह है जो हमारे आसपास दुनिया को समझने में मदद करते हैं। यानी प्रशिक्षण क्या है, हमारे आसपास जो दुनिया है जो उनको समझने में क्या करता है, यह मदद करता है। ठीक है, हमें सेकंड हम कई उद्दीपकों का सामना करते हैं। उस कमरे के चारों ओर एक नजर डालें जिसमें आप बैठे, जैसे मान लो आप किसी कमरे में बैठे हो और उस कमरे के चारों ओर क्या करो, नजर डालो। आप क्या देखते हैं, दीवार है, दीवार पर रंग है, पंखा है, रोशनी है, पंखा भैया चल रहा है, रैक में किताब धरी है। यानी अगर आप जिस कमरे में बैठे हो अगर उस पर नजर डालोगे आपको कई सारी चीजें दिखाई देंगी। उन सभी उद्दीपकों के बारे में आपकी जागरूकता एक उच्च मानसिक प्रक्रिया का परिणाम है। जैसे मान लो हम किसी कमरे में बैठे हैं और कमरे में अगर नजर घुमा के देखें तो हमें क्या होगी, बहुत सारी चीजें दिखाई देंगी। हम सिर्फ उन्हीं चीजों पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे जिन चीजों पर हमें क्या रहेगा, जिन चीजों के बारे में हम जानते हैं या प्रत्यक्षण या जिनके बारे में हमें जानकारी रहेगी। जैसे मान लो कि तुम कोई कमरे में बैठे हो, ठीक है, मान लो अभी मैं एग्जांपल करूं, जैसे आप किसी कमरे में बैठी हैं तो अगर उस कमरे में देखोगी तो तुमको बहुत सारी चीज दिखाई देगी। भैया कमरे में पंखा है, कमरे में अलमारी है, या जो कुछ भी है वो है, तो हम उन्हीं चीजों पर ध्यान केंद्रित करेंगे जो हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रही हैं, ये नहीं जो हमको दिखाई नहीं देता। यानी प्रत्यक्ष चीजों पर हम क्या करेंगे, हमारी उच्च मानसिकता का परिणाम रहेगा, जिसे प्रत्यक्षण कहा जाता है। प्रत्यक्षण से हमारी दुनिया की व्याख्या करने में मदद करती है। यानी हम किसी चीज की व्याख्या कर सकते हैं, अगर हम रियल में अगर किसी चीज को देखते हैं तो व्याख्या करने बताने में मदद होती है। इस तरह हमें किसी पोशाक को पहनने है से लेकर के सड़क पर कैसे पार किया जाता है उचित निर्णय लेने में मदद करता है। ठीक है, इसलिए प्रत्यक्षण पिछले अनुभवों, अन्य अनुभव, आवश्यकता और अपेक्षाओं के आधार पर संवेदी जानकारियों को चुनने, यानी क्या करता है या जो आवश्यकता होती है, जो अपेक्षा होती है, जो संवेदी जानकारियां होती हैं, उन संवेदी जानकारियों को चुनने में, यानी उन संवेदी जो जानकारियां हैं उनको सेलेक्ट करने में या सुव्यवस्थित करने में या उनकी व्याख्या करने में क्या करता है, वह हमारी मदद करता है। ठीक है, देखो मोटे तौर पर प्रत्यक्षण की प्रक्रिया के 3 चरण शामिल हैं। ठीक, कौन है, जैसे चयन है, संगठन और व्याख्या है। ठीक है, इसके चरण कितने हैं, 3 चरण हैं। देखो सबसे पहला चरण क्या है, चयन। देखो प्रत्यक्षण का पहला चरण चयन है। चूंकि हमारे मस्तिष्क की क्षमता सीमित है इसलिए यह सभी उद्दीपकों पर ध्यान नहीं देता। जैसे मान लो हम किसी चीज को देखते हैं ना तो हम सभी चीज पर ध्यान नहीं देंगे, हम कुछ ही चीजों पर ध्यान दें, क्योंकि भाई दिमाग की एक क्षमता है, एक लिमिट है। जैसे मान लो तुमको मैं कहीं बैठा देता हूँ, तुम दुनिया भर की चीज देख रहे हो लेकिन सब चीजों पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाओगे, केवल कुछ ही चीजों पर आप अपना ध्यान कर पाएंगे। हम अनजाने में या जानबूझकर कुछ उद्दीपकों को चयन करते हैं और दूसरों की अपेक्षा करते हैं। यानी हम कुछ का चयन करते हैं और दूसरे के बारे में अपने विचार बना लेते हैं, वैसा होगा वैसा होगा। चयनित उद्दीपक ध्यान दिया गया उद्दीपक हो सकता है। उसके बाद हमारा क्या है, संगठन देखेंगे। देखोगा दूसरे चरण में उद्दीपकों को मानसिक रूप से एक समर्थक
पैटर्न में व्यवस्थित किया जाता है। यह प्रक्रिया अनजाने में होती है, ठीक है, ये प्रक्रिया जो होता है अनजाने में होती है, ठीक है। जैसे बता रहे हैं, मनोवैज्ञानिकों ने उद्दीपकों के संगठन के लिए कई सिद्धांत का प्रस्ताव किया है, जो आकृति, भू संबंध, निकटता का सिद्धांत जो होता है या उस सिद्धांत से समापन का सिद्धांत आदि है। यह व्याख्या करता है कि कैसे मनुष्य स्वाभाविक रूप से एक सार्थक पैटर्न बनाने के लिए संगठित करता है, ठीक है। या जैसे मान लो कि हम कोई पैटर्न बनाना चाहते हैं या मस्तिष्क, अगर हम सोच रहे हैं कि भाई हमारा पैटर्न एक तरीका है, जैसे हम किसी चीज को देखते हैं तो हमारे किसी भी चीज को देखने का एक तरीका होता है, एक नजरिया होता है, ठीक है। अगला जो चरण होगा, तीसरा जो चरण है उसको बोलते हैं व्याख्या, ठीक है। देखो, इस अंतिम चरण में उद्दीपकों का अर्थ प्रदान किया जाता है। उद्दीपकों की व्याख्या व्यक्ति के अनुभवों के आधार पर, अपेक्षाओं, आवश्यकताओं और विश्वासों और अन्य कारकों पर होती है। इस प्रकार यह चरण स्वभाव से व्यक्तिपरक और एक ही उद्दीपक की व्याख्या अलग अलग व्यक्तियों द्वारा अलग अलग तरीके, जैसे मान लो सिंपल से अगर मैं बात करूं, एक कमरा है, ठीक है, जिस रूम में आप बैठे हैं, ठीक है, उस कमरे की अगर मैं व्याख्या करने को बोलूं तो कोई जो व्यक्ति करेगा अलग प्रकार से व्याख्या करेगा, कोई व्यक्ति अलग प्रकार से व्याख्या करेगा। यानी उसी प्रकार से हम बोलूं, जैसे कोई घर है, ठीक है, कोई मकान है, मैंने किसी को बोला भाई मकान में क्या दिख रहा, तुमको कैसा मकान लग रहा, तो हर व्यक्ति जो होगा उसकी व्याख्या अलग अलग प्रकार से करेगा। कोई बोलेगा भाई जो मकान है वह कच्चा मकान है, कोई बोलेगा पक्का, मान लो पक्का ही मकान है, कोई बोला पक्का मकान है, ऐसा है वैसा है, कोई बोलेगा भैया खंडहर बन चुका है, दीवारें झड़ रही हैं। यानी हर व्यक्ति अगर देखेंगे, अगर किसी भी चीज़ को इंसान देखता है तो उसके व्याख्या का होता है कि हर व्यक्ति जो उसको एक्सप्लेन करेगा उसका अलग अलग तरीका है। जैसे मैं एग्जाम्पल करूँ, जैसे तुम सबको एग्जाम ही देना है, अगर उसमें कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो हर बच्चा अपने अनुसार लिखेगा, ये नहीं कि सब सेम टू सेम लिख रहे हैं, ऐसा कभी नहीं होता। यानी हर व्यक्ति अपनी जो व्याख्या है, ये जो एक्सप्लेन करेगा, व्याख्या को अलग अलग प्रकार से करता है, चाहे उसको कुछ भी चीज़ें दिखाई दें या कुछ भी चीज़ें, उसकी जो व्याख्या होती है, जो उससे एक्सप्लेन किया जाता है, वह अलग अलग प्रकार से किया जाता है, ठीक है। ये इसमें अलग अलग क्या होते हैं, प्रकार होते हैं, जो हमें दिखते हैं, हम उनको देखते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हम इसमें देखेंगे, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा देखना भाई, अधिगम क्या है। अधिगम को ऐसे मैंने आपको बता दिया था कि भाई लर्निंग, ठीक है, ये अगर मैं बात करूँ टीचिंग में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है लर्निंग क्या है, तो लर्निंग जैसे बच्चों को पढ़ाते हैं सिखाते हैं उसी प्रकार से हम लर्निंग को देख, लेकिन यहाँ पर लर्निंग जो हम देखेंगे वो मनोवैज्ञानिक अर्थ में देखेंगे, ठीक है। देखो, अधिगम शब्द को मनोवैज्ञानिकों द्वारा कई रूप से परिभाषित किया गया है। सबसे स्वीकार परिभाषा है कि व्यवहार में अनुभव के परिणाम अपेक्षाकृत परिवर्तन, यानी जब हम कोई चीज व्यवहार करते हैं या किसी चीज का अनुभव करते हैं तो हम में परिवर्तन होता है। इस परिभाषा के 3 बिंदुओं में स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। सबसे पहले, जैसा कि परिभाषा में लिखा गया, अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन, यानी जो परिवर्तन होता है अस्थायी होता है, ठीक है। यहाँ यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि व्यवहार में किस प्रकार का अस्थायी परिवर्तन को सीखने के रूप में, जो मान लो कि जैसे हम किसी चीज को सीखते हैं तो हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है। जैसे कोई बच्चा है किसी नई चीज को सीखता है तो बच्चे में क्या होगा, पूरा परिवर्तन आता है। जैसे दवा लेने या भारी भोजन करने के बाद नींद आना, बीमारी के बाद दर्द में, जैसे हम बात करें, जैसे हम दवा लेते हैं या भारी भोजन कर लेते हैं तो व्यक्ति को क्या आती है, भैया नींद आती है, ठीक है। जैसे मान लो कि हमें कहीं दर्द होता है, बीमारी है तो हमें दर्द होगा। दूसरा, उम्र बढ़ने या परिपक्व के कारण में अस्थायी परिवर्तन होता है, यानी अस्थायी परिवर्तन, देखो जैसे मान लो किसी को चोट लग गई, ठीक है, चोट लग गई, दर्द हुआ, ये क्या है, परमानेंट नहीं है, ये आज है लगी कल ठीक हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से अगर मैं बात करूं, अगर किसी ने भैया बहुत खाना खा लिया, उसको नींद आ गई, ठीक है, हमेशा थोड़ी है, हमेशा नहीं होगा, लेकिन परमानेंट, अगर हम बात करें परमानेंट, कह सकते परमानेंट जो है अस्थायी परिवर्तन क्या होता है, जैसे कोई व्यक्ति की उम्र बढ़ रही, बूढ़ा हो गया, तो भाई परमानेंट है, ठीक है, यह सीखने के रूप में नहीं माना जाएगा। तीसरा, यह अनुभव का अर्थ है कि हमें केवल अपना अनुभव नहीं, यानी जब हम किसी चीज को सीखते हैं सिर्फ उसमें हमारा अनुभव ही नहीं बल्कि सीखने का प्रतिनिधिक अधिगम अर्थात दूसरे के अनुभव भी द्वारा हो सकता है। यानी जब हम किसी चीज को सीखते हैं उसमें सिर्फ हमारा अनुभव ही शामिल नहीं होता है, परंतु दूसरा जो व्यक्ति है उस व्यक्ति के भी अनुभव को उसमें शामिल किया जाता है या उसका भी अनुभव शामिल होता है। अब हम बात करेंगे अधिगम के सिद्धांत क्या हैं। भाई जो अधिगम है या जो अधिगम है उसके सिद्धांत देखो। इस इकाई के इस भाग में हम चीजें सीखने को शामिल मनोवैज्ञानिक
प्रक्रियाओं की व्याख्या करने वाले सिद्धांत पर चर्चा है। मोटे तौर पर सीखने के सिद्धांत को निम्नलिखित आधार पे, यानी सीखने का सिद्धांत देखो, सहचर द्वारा अधिगम यानी क्लासिकल अनुबंध। ये सहचर का मतलब जैसे मान लो कि मैं किसी के साथ रहता हूं, जैसे मान लो कोई लड़का है किसी लड़के के साथ रहता है तो बहुत सारी चीजें सीख लेगा। मान लो कोई लड़का किसी लड़के के साथ रहता है, बीड़ी सिगरेट पीता तो भी पीने लग जाएगा भैया, सहचर अधिगम है भैया। संगत का असर अधिगम करता है ना। मान लो कि तुम्हारा दोस्त बहुत पढ़ने में है, तुम भी पढ़ने वाले बन जाओगे, ठीक है। अगर तुम्हारा देश इधर उधर घूमता है तो तुम भी वैसे बन जाओगे। यानी सहचर अधिगम का मतलब होता है कि जब हम किसी व्यक्ति के साथ होते हैं उसकी संगत का जो असर पड़ता है उसको हम बोलते हैं सहचर अधिगम, यानी हमने साथ रह करके उसकी लर्निंग कर लिया, उसको सीख लिया। दूसरा, परिणाम आधारित अधिगम, क्रिया सूतक यानी संसाधन अनुबंध के रूप में, यानी क्रिया सूतक संसाधन यानी परिणाम अधिगम। जब किसी चीज का रिजल्ट देखते हैं तब हम लर्निंग को सीखते हैं। जैसे मान लो कोई बच्चा तैयारी कर रहा था पुलिस की या किसी भी नौकरी की तैयारी करता, उसकी नौकरी लग गई, नौकरी लगने के बाद हम सचेत हो जाए भैया कि मैंने सीख लिया कि उसने पढ़ाई की अच्छी है, उसकी नौकरी लग गई, अब मेरी भी लग जाएगी। यानी हम क्या करते हैं, परिणाम आधारित अधिगम, यानी रिजल्ट आने के बाद जो लोग सीखते हैं। जैसे इलेक्शन में होता ना, नेताजी वैसे घूम रहे थे, कोई इनका महत्व नहीं था, जैसे चुनाव जीते वैसे कह सकते हो कि उनको जीतने के बाद लोगों का परिणाम बदल गया। यानी रिजल्ट आने के बाद जब हम चीजों को सीख लेते हैं, ठीक है। मान लो जैसे मैंने बोला कोई व्यक्ति एक नौकरी की जॉब की तैयारी कर रहा था, उसकी जॉब लग गई तो लोगों ने ये सीखा भैया कि अगर हम भी तैयारी करेंगे तो हमारी भी नौकरी लग जाएगी, यानी हम भी मेहनत करेंगे तो लोग भी मेहनत करते हैं। यानी उन लोगों ने सीख लिया ना कि रिजल्ट आने के बाद जब हम सीखते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं प्रत्यक्षण अधिगम। क्या था, अवलोकन अधिगम। प्रत्यक्षण अधिगम का मतलब जब हम किसी चीज का अवलोकन करते हैं, जब हम किसी को देख रहे हैं, लगातार अवलोकन, यानी हम किसी का एक प्रकार से कह सकते हैं जब हम किसी को ध्यान से देख रहे हैं या किसी का अवलोकन कर रहे हैं, किसी का निरीक्षण कर रहे हैं, ठीक है, या हम किसी की निरीक्षण करें वो कैसा है, क्यों नहीं कैसा है, क्या करता है क्या नहीं करता है, इसके जरिए जब हम किसी चीज को सीख लेते हैं, ये क्या है, अधिगम है, ठीक है। सहचर द्वारा अधिगम जो होता है, सहचर अधिगम का मतलब जब हम किसी व्यक्ति के साथ रहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सहचर अधिगम में आता है, ठीक है। सहचर अधिगम क्लासिकल अनुबंध। देखो इसमें जो बताया गया कि जो सहचर अधिगम है वह किस प्रकार से होता है। जैसे सहचर अधिगम के जैसे मैंने बारे में बताया कि जब हम किसी के साथ रहते हैं तो भाई हम उन चीजों को क्या करते हैं, सीख लेते हैं, उसी प्रकार से हम घूमते, लर्निंग का पार्ट है सहचर अधिगम, ठीक है। जैसे बताते हैं कि भाई सहचर अधिगम जैसे हम करेंगे कि मान लो कि जैसे कुत्तों की लार के दर को मापने के दौरान हमने देखा कि कुत्ते अक्सर भोजन को सूंघते वक्त जब खाना खाने के खाली पेन को देखते हैं तो उसे लार टपकने लगती है, अर्थात वह वास्तव में भोजन का स्वाद चखने से पहले लार बनाते हैं। ये दिलचस्प अवलोकन को समझने के लिए उन्हें अध्ययन किया गया। तो करें इस सहचर अधिगम है। तो सहचर अधिगम के जैसे मैंने जैसे कुत्ते का एग्जांपल यहाँ पर दे रखा है कि भाई वो जब किसी खाने को देखता तो उसके मन में लार आती है, उसी प्रकार से जब वो किसी और भी चीज को देखेगा तो उसके मन में क्या आती है, लार आती है। तो यानी सहचर है, यानी उसका उसमें है इसलिए हो रहा है, ठीक है। तो इसको जैसे लार को यहाँ पर उन्होंने कुत्ता जो उसमें जो लार आती है उसको सहचर अधिगम के अकॉर्डिंग बताया है, ठीक है। जैसे यहाँ पर कुत्ता जो है, अगर मान लो कुत्ता में अगर उपचीज है, जैसे मान लो कि हम किसी चीज के, जैसे कुत्ता है, ठीक है, कुत्ता जब किसी चीज को खाता है तो उसके मन में लार है, तो जब वो किसी अन्य चीज को जो खाने योग्य भी नहीं है फिर भी उसके मन में क्या होगी, लार आएगी, ठीक है। इसको सहचर अधिगम। क्रिया प्रसूति और साधारणात्मक अनुबंध यानी परिणाम आधारित अधिगम। परिणाम आधारित अधिगम को भी अगर आप कह सकते हो कि इसमें एक प्रकार से क्या था, जब परिणाम है, जब रिजल्ट आ जाता है, ठीक है, जब हम किसी चीज के रिजल्ट को देखते हैं तब हम उस चीज को क्या करते हैं, सीख लेते हैं। भाई रिजल्ट आया, हमने रिजल्ट देखा, मन, जैसे मैंने बोला परिणाम आधारित अधिगम में हमने रिजल्ट आने के बाद हम लर्निंग कर रहे हैं, ठीक है, लर्न कर रहे हैं उसको, ठीक है। जब मान लो किसी ने बहुत अच्छा काम किया, कैसे किया कैसे नहीं किया, हम उसका रिजल्ट आ गया, भाई ऐसे कर लिया वैसे कर लिया, उसने बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर ली है। जैसे कई बार समाज में कोई व्यक्ति बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर लेता है कोई खेल से, मान लो कि उसी प्रकार से तो व्यक्ति खेल का उसमें हो जाता है। जैसे हम बात करें, जैसे क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट इंडिया में कह सकते हैं जब इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता तो उसके बाद क्रिकेट का जो क्रेज था बढ़ा, यानी लोगों ने रिजल्ट के बाद सीखा ना, भाई परिणाम आया तब सीखा ना। ये पहले क्या था, किसी गाँव में कोई भाई 10वीं पास कर लेता, आज के 40-50 साल पहले, अगर मैं बोलूँ 50 साल पहले, या कह सकते हैं जो बीए कर लेता था या ग्रेजुएशन कर लेता था उसको कह सकते हैं, तो उस गांव में होता था। अब लोग तो बहुत कर लिए, तो कह कि वो एक प्रकार का रोल मॉडल बन जाता। रिजल्ट आने के बाद लोग सीख लेते थे, हमें भी वैसे करना। इसी को बोलते हैं परिणाम आधारित तरीके में। जब रिजल्ट आ गया तब हम उस चीज़ को सीख रहे हैं, ठीक है। इसी को परिणाम आधारित अधिगम के रूप में देखोगे यहाँ पर बताया गया।
धारणात्मक अधिगम यानी जो हम किसी चीज़ की धारणा बना लेते हैं। प्रत्यक्षण अधिगम, जैसे इन्होंने बोला कि ये भी एक प्रकार का क्लासिकल अधिगम के रूप में प्रत्यक्षण एक प्रकार से जैसे इन्होंने बोला, तो ये अधिगम के कुछ प्रकार हैं। ठीक है, ये थोड़ा ये बहुत ईजी है। ठीक है, लर्निंग अधिगम को ही बता रहे हैं। ठीक है, तो हम किसी चीज़ को जब सीखते हैं भाई, संगति करके, परिणाम देख करके, इन सारी चीज़ों को हम जब सीखते हैं। अगला हमारा जो रहे स्मृति क्या है, देखो 3.5 में क्या है स्मृति। आपने कल रात के खाने में क्या खाया, भाई स्मृति याद रहता है। बहुत लोगों तो खाना कल रात में क्या खाई ये तक नहीं याद रहता। आपके सबसे अच्छे दोस्त का नाम क्या है। क्या आप जानते हैं कि कार या साइकिल कैसे चलते हैं। जब आप अपने हाई स्कूल में उच्चतम अंक प्राप्त किए तो कैसा महसूस किया। इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए आप जिस मानसिक प्रतिक्रिया का इस्तेमाल करते हैं हम उसे स्मृति कहते हैं। जैसे मान लो आपसे बहुत पुरानी कोई चीज़ पूछा, भैया 10 साल की थी तो तुम्हें कैसा था या क्या था, पुरानी चीज़ों को, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसका जवाब देने के लिए क्या करना पड़ेगा, मानसिक प्रक्रिया का इस्तेमाल करने का, यानी हमें स्मृति में जाना पड़ेगा, हमको सोचना पड़ेगा, हमको रिकॉल करना पड़ेगा। यह एक ज्ञानात्मक कार्य करने की आवश्यकता है यहाँ, यानी यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक जो ज्ञानात्मक कार्य है उसको काम करने की यहाँ पर आवश्यक जानकारी को बनाए रखने और समय समय पर इन्हें पुनः प्रस्तुत करने की क्षमता को बताता है। इन 3 चरणों वाली प्रक्रिया के रूप में परिभाषित करते हैं, जैसे कूट संकेतन, संग्रहण और वाली प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है। यानी पुनराप्राप्ति, हमारी इंद्रियों के द्वारा सभी जानकारियों की, यानी जो हमारी इंद्रियां होती हैं, जो स्मृति का मतलब होता है कि जो हमें याद है, जो हम चीज़ याद, जैसे स्मृति लेखन है, बहुत सारी चीज़ होती हैं। जब मान लो तुम्हारे साथ कोई घटना घटी थी, तुम 15 साल की थी, ठीक है, तो मान लो आज तुम उसको लिख रहे हो या लिख रही हो, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे कि स्मृति आधारित अधिगम। ठीक है भाई, याद करके, रिकॉल करके जो लिखा जा रहा है ना, मान लो कोई व्यक्ति है, ठीक है, बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर लिया है, लेकिन जब वो अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखेगा तो अपनी स्मृतियों के आधार पर को लिखेगा ना, मैं 10 साल का तो ऐसा था, 15 का तो ऐसा रहा, 20 का तो ऐसा रहा, 25 का तो ऐसा रहा, 40 कहा तो ऐसे रहा। यानी हम क्या करते हैं, जब हम किसी चीज को स्मृतियों के आधार पर भी लिखते हैं, यानी इसमें स्मृतियां बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहीं कोई पूछे भाई कल रात को क्या खाया था, आपके सबसे अच्छे दोस्त का नाम क्या है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, रिकॉल करें, रिकॉल यानी उसको याद करना पड़ेगा, यानी स्मृति के आधार पर करना पड़ेगा। ठीक है, उसी को देखो संकूटन क्या है, देखो कूट संकेतन क्या है, यह संवेदी सूचनाओं का एक ऐसे रूप में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है जिसे स्मृति तंत्र द्वारा आगे संशोधित किया जा सके। संग्रहण क्या है, संग्रहण यानी इकट्ठा करना। ठीक है, इस दूसरे चरण में स्मृति तंत्र द्वारा सूचना प्राप्त को हम संग्रहित करते हैं, इकट्ठा करते हैं, ताकि बाद के समय में इसका प्रयोग कर सकें। पुनर्प्राप्ति, यह चरण आवश्यकता होने पर किसी कार्य को पूरा करने के लिए संग्रहित सामग्री को खोजने और उसे चेतना स्तर पर लाने की क्रिया को संदर्भित करता है। हालांकि इसमें से किसी भी चरण को पूरा होने में कोई भी समस्या या बाधा स्मृति विफलता का कारण बन सकती है। अब बात करेंगे स्मृति के मॉडल क्या हैं। जैसे स्मृति यानी जो स्मृति है उसके कई सारे मॉडल हैं, यानी स्मृति का एक क्या है, पारंपरिक मॉडल है भाई, मेमोरीज। स्मृति की अगर हम बात करें, जो हमारी क्या रहती है, मेमोरी है, हम मेमोरी की आधार पे चीज़ों को याद करते हैं। जैसे कंप्यूटर की मेमोरी है, मोबाइल की मेमोरी है, या हमारे फ़ोन की मेमोरी है, या पीसी या लैपटॉप की मेमोरी होती है। तो मेमोरी के आधार पे जैसे उन्होंने बोला ना, जो जिसे हम रैम या रोम कहते हैं, ये भी क्या है, ये पारंपरिक, यानी फाइलों को सहेज सकते हैं क्योंकि इसमें विशाल भंडार होता है। जैसे आज हमारे मोबाइल हैं या कंप्यूटर, इसमें भी रोम होती है, उसमें हम क्या करते हैं, उस रोम में क्या करते हैं, कोई भी फाइल है, उसको फाइल को हम क्या कर सकते हैं, उसका हम सेव कर सकते हैं, फाइल को ज़्यादा बड़ी से फाइलें हम उसमें सेव करते हैं। ठीक है, मानव स्मृति को काम करने वाली प्रणाली कंप्यूटर की प्रणाली से बिल्कुल समतुल्य है, लगभग वैसी ही है। उसने प्रस्ताव दिया कि कंप्यूटर के समान हमारे पास भी स्मृति तंत्र होता है, यानी जैसे कंप्यूटर में मेमोरी होती है उसी प्रकार से मानव में भी स्मृति तंत्र होता है, वो भी चीज़ों को स्टोर करता है। ठीक है, जिसके अनुसार संवेदी स्मृति क्या होती है, इसमें संवेदी सूचना है जो बहुत संक्षिप्त समय के लिए रहती है। संवेदी स्मृति का मतलब, स्मृति भी कई प्रकार की है, ठीक है, मेमोरी भी कई टाइप के, जैसे मनुष्यों में संवेदी स्मृति यानी ऐसी स्मृति जो बहुत कम समय के लिए रहती है, थोड़े समय के बाद वह समाप्त हो जाती है। लघु स्मृति क्या होती है, लघु स्मृति का मतलब होता है ऐसे तंत्रों में जानकारी बहुत कम समय के लिए रहती है। अध्ययन के अनुसार 30 सेकंड तक जानकारी रखा जाता है। हाथ से फोन नंबर डायल करने या श्रुति लेखन जैसे कार्य, जैसे मान लो कि मैंने तुमको कोई नंबर बोला, मैंने बोला 10 डिजिट कर किसी को नंबर दिया, तुमको कुछ समय तक याद रहेगा, लॉन्ग टर्म में तुमको नंबर याद नहीं रहेगा। ठीक है,
या श्रुतु लेखन, जैसे मैं बोल रहा हूं और मैं तुमको बोल बोल करके कोई चीज लिखवा रहा हूं, तो एक प्रकार का क्या है, लघु स्मृति है, थोड़े समय के लिए रहती है। ठीक है। दीर्घकालिक स्मृति क्या होती है भैया, लंबे समय तक जो चीजें याद रहती है, दीर्घकालिक। इस प्रकार के सभी यादों का भंडार गृह माना जाता है। स्मृति की इस प्रणाली के कारण आप बचपन से पिछली शाम तक की चीजों को याद रखते हैं। यानी स्मृति दीर्घ स्मृति है वह हम बचपन से लेकर के आने वाले शाम जो है या बीती हुई शाम तक की चीजों को हम क्या करते हैं, याद रखते हैं। लघु स्मृति तुरंत रहेगी, कुछ समय के बाद हट जाएगी, 30 सेकंड 40 1 मिनट के बाद। और स्मृति संवेदी स्मृति का मतलब बहुत संक्षिप्त समय के लिए रहती है। ठीक है, उसको बोलते हैं। ठीक है, यहां पर इन्होंने उसी को बता भी रखा है, जैसे भाई स्मृति जो है इन्होंने एक प्रकार से चार्ट बना रखा है। ठीक है, सूचना है, अवधान है, सुविस्तृत पूर्वाभ्यास है, इन्हीं प्रकार से अच्छे से स्मृति का मॉडल। स्तर प्रक्रम संसाधन मॉडल क्या है, दूसरा हमारा क्या है, स्तर प्रक्रम संसाधन मॉडल। यह मॉडल एटिक्सन और सिफरिन के दावों का खंडन करता है। स्मृति में अलग अलग तंत्र उपतंत्र होते हैं। ठीक है, यानी स्मृति में अलग अलग मॉडल के अनुसार जानकारी को सफलतापूर्वक प्राप्त किया जाएगा या नहीं, इसके संसाधन के स्तर पर निर्भर करता है। COP उस स्तर को संदर्भित करता है जिस पर जानकारी कूट संकेतित की गई है, जिसे हमने किसी जानकारी को एकत्रित किया है उसको बता रहे हैं। जैसे यहाँ पर देखोगे एक दिया गया है प्रसंस्करण का स्तर क्या होता है। देखो पहले शारीरिक होता है, यानी हम किसी चीज को शारीरिक स्तर पर क्या करते हैं, चीजों को स्मृति करते हैं। फिर ध्यानात्मक है, फिर अर्थगत है, यानी हम किसी शारीरिक लेवल पर, फिर ध्यानात्मक पर है, फिर अर्थगत पर है। संसाधन की बढ़ती क्या है, यानी जो संसाधन है उनकी गहराई कैसे बढ़ती रहती है उसको यहाँ पर बताया गया। इस मॉडल में किए गए अध्ययनों का मानना है कि चूंकि संसाधन का स्तर जितना गहरा होगा उतना ही सफलतापूर्वक इसकी यानी पुनः प्राप्ति रहेगी। यानी संसाधन का स्तर जितना गहरा होगा, ये हमारी याददाश्त जितनी चीज रहेगी उतनी चीज हमारी क्या स्मृति रहेगी। हम किसी चीज को क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, या हम उस चीज को रिकॉल कर सकते हैं। भाई क्या कर सकते हैं, उसको जल्दी से जल्दी या ज्यादा से ज्यादा समय तक हम उसको क्या कर सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं। वह हमें चीज लंबे समय तक याद रहेगी। नेक्स्ट क्या है, चिंतन देखिएगा। चिंतन एक उच्च मानसिक प्रक्रिया है, यानी जो चिंतन है एक मानसिक प्रक्रिया है। चिंता यानी जो हम चिंता करते हैं किसी चीज की। साहित्य में इसे मुख्य 2 रूप से परिभाषित किया जाता है। परिभाषा की एक श्रेणी सामान्य को समस्या को हल करने वाली विधि के रूप में बताती है, यानी चिंता जब हम करें यानी हम किसी समस्या को लेकर के हल करने के बारे में। जबकि परिभाषा का एक अन्य वर्ग इसे बाहरी दुनिया के आंतरिक प्रतिनिधित्व के तंत्र रूप में मानता है। ठीक है, गैरेट के अनुसार चिंता एक व्यवहार है जो अक्सर अंतर्निहित या छिपा होता है, जिसमें छवियां हैं, विचार हैं को संयोजित किया जाता है। ग्लिमर ने सोचा समस्या सुलझाने की प्रक्रिया के रूप में इसको परिभाषित किया है, जिसे हम विचारों या प्रतीकों का उपयोग करके प्रत्यक्ष गतिविधि के रूप में दायरे में करते हैं। सभी प्रकार के चिंतन लक्ष्य निर्देशित व्यवहार हैं, अर्थात यह केवल कुछ संदर्भों में घटित होता है या क्षेत्रिक रूप में नहीं होता है। एक पोषक चुनने से लेकर के पहचानने एवं गणितीय समस्या को हल करने की सभी गतिविधियों में चिंतन शामिल है। नहीं कह रहे कि जैसे मान लो हम किसी को पोषण चुनते हैं, यानी हम खाना पीना चुन रहे हैं, या हम पोषण को पहचान रहे हैं, या गणित के सवाल हल कर रहे हैं, यानी हम लोग कुछ भी करते हैं तो सभी चीजों को करने के पीछे हमारा क्या रहता है, एक चिंतन रहता है। क्या रहता है भैया, हम किसी भी गतिविधि को करते हैं तो उन सभी गतिविधियों में हमारी एक जो कॉमन चीज शामिल होती है, क्या है, वह चिंतन शामिल रहता है। मनुष्य कोई भी गतिविधियां करता है तो उन सभी, खा रहा है, पी रहा, उठ रहा है, बैठ रहा, आ रहा, जा रहा, लिख रहा, पढ़ रहा, नौकरी करा, चाकरी करा, कुछ भी करा, तो उन सभी में क्या है, एक प्रकार का चिंतन शामिल है। चिंतन के विभिन्न यानी चिंतन को हम क्या कर रहे हैं भाई, विभिन्न रूपों में, कई प्रकार के जो उसके रूप है हम उसमें क्या कर सकते हैं, उसको वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला क्या है, मूर्त चिंतन। ठीक है, प्रत्यक्ष चिंतन जो हमें दिखाई देता, या ठोस वस्तु या मूर्त वस्तु के लिए प्रत्यक्षण के किए गए चिंतन का सबसे सरल रूप है। यदि आपकी सबसे पसंदीदा पुस्तक में 4 वाक्य लिखने के लिए कहा जाए तो आप उस चिंतन का उपयोग कर रहे हैं, वह इसको बताएगा। देखो इसमें क्या कर रहे हैं, ठीक है, इसमें क्या बता रहे हैं, जैसे मान लो मूर्त चिंतन का मतलब होता है, जैसे मैंने बोल दिया कि आपकी जो फेवरेट बुक है, आप अपनी फेवरेट बुक में से कोई चीज लिखें तो आपका क्या रहेगा, प्रत्यक्ष चिंतन को बोला जाएगा। ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा।
चिंतन है या प्रत्यक्ष चिंतन है। जैसे करें कि जैसे आपकी कोई पसंदीदा पुस्तक है या आपकी कोई पसंदीदा बुक है, अगर मैंने उससे कहा कि उसमें से कोई 4 चीज़ें लिख दीजिए कोई आपकी जो पसंद हो, तो आप सोच में पड़ जाएंगे भैया मुझे क्या पसंद है क्या पसंद नहीं। जैसे मैंने बोला कि आपके बहुत सारे ड्रेस हैं, आपके बहुत सारा ड्रेस है, ठीक है, मैं इसमें बोलूँगा कि आपकी कोई 4 फेवरेट ड्रेस बता दो, तो आप थोड़ी सोच में पड़ जाएंगे मेरी ये फेवरेट है, मेरी वो फेवरेट है, मुझे ये पसंद है, मुझे वो पसंद है, इस प्रकार की चीज़ें पड़ जाती हैं, ठीक है। अब अमूर्त चिंतन क्या होता है, देखें अमूर्त चिंतन जिसे बोलते हैं, प्रत्यक्ष चिंतन से बेहतर है, जिसमें किसी समस्या को हल करने के लिए प्रतीकों या भाषा का, यानी कहें कि जब हम किसी समस्या को हल करने के लिए, अमूर्त चिंतन क्या है, जब हम किसी समस्या को हल करने के लिए क्या करते हैं, चिंतन करते हैं या प्रतीक या भाषा को शामिल करते हैं, ठीक है। चिंतनशील चिंतन क्या है, ये परावर्तक चिंतन या एक अंतर्दृष्टि आधारित चिंतन है, जो किसी समस्या को हल करने के लिए पिछले, नहीं जब हम किसी समस्या को हल करने के लिए पिछले जो अनुभव है उनका जब हम उपयोग करते हैं, उनको सोच करके काम करते हैं, तो चिंतन यानी परावर्तक चिंतन है, ठीक है। सृजनात्मक चिंतन क्या, नए और अनूठे विचारों को, यानी जो हमारे नए विचार हैं, जो अनूठे विचार हैं, जो हमारे न्यू विचार हैं, हमारे न्यू और अनूठे विचारों और वस्तुओं का सृजन में शामिल होता है, यानी जो हमारे न्यू विचार हैं या अनूठे विचार हैं या जो वस्तु हैं उनको सृजन में ये चिंतन शामिल होता है, जिसमें कुछ नया बनाने के लिए, यानी हम जिसमें क्या करते हैं कुछ नया बनाने के लिए या न्याय करने के लिए मौजूदा उद्दीपकों को फिर से व्यवस्थित करते हैं, यानी कोई नया है या नई चीज़ों का सृजन करते हैं, जब हम उसमें क्या करते हैं, जब मान लो हम कोई आपको नए विचार हैं, नया काम है या नई वस्तुओं को आपको इकट्ठा करना है, तो भी आपको क्या करना पड़ेगा, चिंतन शामिल होगा, ठीक है। 5वां इसमें क्या रहेगा, इसमें देखिएगा 5वां, देखिएगा इसमें जो आपका 5वां क्या है, समीक्षात्मक चिंतनात्मक चिंतन क्या, इस प्रकार के चिंतन में तर्कपूर्ण नहीं है। जो समीक्षात्मक चिंतन है या आलोचनात्मक चिंतन है, इसमें क्या रहता है कि इस प्रकार के चिंतन में तर्कपूर्ण चिंतन किए जाते हैं, यानी हम क्या करते हैं किसी भी चीज को तर्कों के द्वारा या तर्क के द्वारा या मान्यताओं के द्वारा इन चीजों को हम क्या करते हैं, चिंतन करते हैं, यानी समीक्षात्मक चिंतन है या चिंतात्मक जो चिंतन है, या किसी हम चीज की जब समीक्षा करते हैं या किसी मान्यता है या किसी तर्कपूर्ण को निर्णय लेना या हमें कोई डिसीजन लेना है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, आलोचनात्मक या समीक्षात्मक चिंतन इसको बोला जाता है। तो इसमें नेक्स्ट बताएं, नेक्स्ट हमारा जो रहेगा इसमें 3.7 है, ठीक है। 3. चिंतन की प्रक्रिया मानसिक और हम देखेंगे प्रस्थापना है, तो इसमें रहेगा, इसमें देख लीजिएगा, वैसे इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, तो इसमें चिंतन से रिलेटेड ही आने वाला है, तो उतना जो आने वाला था उसका तो मैंने बता दिया, इसमें ज़्यादा मुझे लगता नहीं इंपॉर्टेंट इतना ज़्यादा रहेगा, जितना इंपॉर्टेंट था उतना मैंने आपको बता ही दिया है, इसमें जितना बचा था उतना। नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो आपका क्या 3.8 आ गया, इसके यहाँ पर आपका सारांश आ गया है, फिर यहाँ पर अगर आप देखोगे आपके इकाई के प्रश्न आ गए हैं, ठीक है, यानी ये थोड़े कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, फिर ये शब्दावली है, इसी के साथ ये कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो देखो लास्ट में क्या आपकी शब्दावली आ गई, ठीक है, या अगर आप यहाँ पर देखोगे ये शब्दावली आ गई, ठीक, उसी के पास ये जो आज का जो चैप्टर है वो लगभग समाप्त हो गया है। ये तीसरा चैप्टर तो मैंने आपको करवा दिया है, मैंने आपको पहला चैप्टर दूसरा चैप्टर वो भी करवा दिया है और मैंने तीसरा भी करवा दिया है, चौथा चैप्टर भी मैं आपको जल्द ही करवा दूंगा, सुबह तक वो भी मैं आपको करवा दूंगा, और कल मैं आपको 3-4 चैप्टर एक साथ ही करवा दूंगा, थोड़े थोड़े टाइम में मैं आपको करवा दूंगा, तो उसको भी देख लीजिएगा। चलो ठीक है, इसको मैं भी आप वीडियो आपको मिल जाएगी, इसको देख लीजिएगा, ठीक है।